गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग क्लास 12 का रे ऑप्टिक्स में ही आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रिज्म, ठीक है। तो देखो क्या है कि प्रिज्म को हम लोग 2 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। फर्स्ट डे प्रिज्म का डेफिनेशन, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद डेविएशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और इसमें एक और लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग डिस्पर्शन पढ़ेंगे। और डिस्पर्शन में फिर हमारा अलग अलग कलर्स का डिस्पर्शन पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे अलग अलग कलर्स के लिए, ठीक है, डिस्पर्शन के हेल्प से। और उसके बाद फिर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, है ना, फिर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, सब कंडीशंस देखेंगे, ठीक है। तो टोटल 2 लेक्चर्स लगेगा। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पहले इंट्रोडक्शन, है ना। तो हम लोग देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात इसमें ये जानना है कि ये जो तुमको प्रिज्म लिखा हुआ है, तो प्रिज्म से जनरली लोग ये समझते हैं कि भाई ये एक ट्रायंगुलर शेप का होता है। समझ में आ रहा है बात। प्रिज्म को जनरली ये समझते हैं लोग कि भाई एक ये ट्रायंगुलर शेप का होगा, है ना। और आप एक ये ट्रायंगल देखते हो ऐसा, ठीक है ना, ये, और बोलते हो क्या भाई कि अगर ये मान लिया जाए P है, ये Q है और ये अगर R है, तो PQR जो है क्या है आपका, एक PQR आपका एक ट्रायंगल है ना। और यही ट्रायंगल आपका एक प्रिज्म है जिसको हम लोग इसको बोलते थे एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम लोग बोलते थे A, है ना। ये क्या है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है। लेकिन अगर तुम ध्यान से अगर देखो तो हम थोड़ा सा एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मतलब कि जानना चाहिए मुझे कि प्रिज्म का मतलब क्या है, ठीक है। तो प्रिज्म को जो है हम लोग अब ट्रायंगुलर प्रिज्म पे भी आएंगे। यही क्यों पढ़ते हैं, ये सबसे आसान होता है और सबसे बेसिक जो है प्रिज्म का ये स्ट्रक्चर है, इसी वजह से इसको हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इस पे हम आने के पहले हम लोग थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में एक ब्रॉड कैटेगरी के थ्रू, है ना, समझते हैं कि भाई प्रिज्म को हम कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, और मैं आऊंगा लास्ट में इसी पे, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रिज्म क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट, ठीक है, सॉलिड होमोजीनियस मीडियम है। समझिएगा बात को, ठीक है। क्या है भाई कि ट्रांसपेरेंट सॉलिड होमोजीनियस मीडियम है, ठीक है। और क्या है कि whose base is same, या बेस इज सेम मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। कैसा भाई, थ्रू आउट द हाइट, जितना दूर तक हाइट है तो बेस जो होगा ना, बेस वो सेम साइज का होगा। बेस का जो शेप है, जो साइज है, वो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो अब ऐसे सॉलिड सरफेस को हम लोग प्रिज्म बोलेंगे। फिर से समझो, ट्रांसपेरेंट सॉलिड होमोजीनियस मीडियम है, यानी कि ट्रांसपेरेंट भी है, सॉलिड भी है और होमोजीनियस है, ठीक है। हुज बेस इज सेम थ्रू आउट द हाइट। अब भाई इसको हम लोग कैसे समझें, ठीक है ना, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब ये जो प्रिज्म हम लोग जो नाम रखेंगे, तो नेम जो होगा प्रिज्म का, तो नेम जो होगा प्रिज्म का, वो बेस्ड ऑन शेप ऑफ बेस। जो बेस का जो शेप है उसी के बेसिस पे उस प्रिज्म का नाम होगा। अब ये क्यों मैं बता रहा हूं, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब एक बात करो, तुम यहां पे ध्यान से देखो कि तुम लोग सिलेंडर का नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। अब देखो सिलेंडर को समझो पहले बात को। तो देख, ये इसका बेस है सिलेंडर का, है ना बाबू, और ये हमारा ये जो है थ्रू आउट हाइट है, ठीक है। तो भाई हमें कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि अगर इसकी हाइट को हम h मेजर कर रहे हैं और अगर ये बेस है, ठीक है ना, और इसका अगर ये सेंटर है, इसका रेडियस अगर मैं r ले लूं, तो देखो ध्यान से तुम क्या देखोगे कि जो ये बेस है, ये बेस जो है सर्कुलर है। कैसा है बेस,
ये सर्कुलर है, सर्कुलर बेस है कि नहीं है। और थ्रू आउट हाइट, जितना दूर तक हाइट है उतना दूर तक बेस क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है बात, क्या है ये, सेम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रिज्म है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और सॉलिड होना चाहिए, तो क्या इसको बोलेंगे हम लोग, प्रिज्म बोलेंगे। यानी ग्लास का अगर पूरा बना दे हम ये इस तरह से सिलेंडर, तो उसको हम प्रिज्म बोलेंगे। लेकिन उस प्रिज्म का जो नाम होगा वो सर्कुलर प्रिज्म नाम होगा, सर्कुलर प्रिज्म इसका नाम होगा बाबू। ये ध्यान से समझना, क्या होगा नाम, सर्कुलर प्रिज्म होगा। क्यों, क्योंकि जो नेम होता है प्रिज्म का वो क्या होता है, तो बेस्ड ऑन शेप ऑफ बेस। बेस का जो शेप है, तो बेस का शेप क्या है, सर्कल है, तो इसलिए सर्कुलर प्रिज्म हो गया। अब मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो। अगर मैं इसी सिलेंडर को ऐसे बनाऊं, समझना ध्यान से, देखो ध्यान से ना, ये बेस है और ये, तो इसको कोन बोलते हो नहीं बोलते हो तुम लोग, तो कोन में क्या है बच्चा, समझना। इसमें क्या डिफरेंस है कि ये जो बेस है मेरा, ये जो बेस जो है, जो सर्कुलर बेस है, सर्कुलर है, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, यानी ये जो हाइट अगर है ये बाबू, ये h, तो हाइट के साथ साथ बेस क्या होते रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। यहाँ पे अगर बेस देखेगा तो इतना बड़ा सर्कल बनेगा, अगर यहाँ पे बेस देखेगा तो इतना बड़ा सर्कल बनेगा, यहाँ पे जाएगा तो इतना बड़ा सर्कल बनेगा, यहाँ पे जाएगा तो पॉइंट बनेगा। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एपेक्स, है ना। तो इस शेप को देखो, ये भी क्या है, अगर ये भी हो, ट्रांसपेरेंट हो, सॉलिड हो और होमोजेनियस हो, लेकिन बेस जो है ना थ्रू आउट हाइट वो अगर सेम नहीं हो, बेस जो है थ्रू आउट हाइट अगर वो सेम नहीं हो, तब इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं इसको, पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे ये डिफरेंस समझ में आ जाए तुमको कि क्या पिरामिड होता है और क्या प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म में ट्रांसपेरेंट है, होमोजेनियस है, सॉलिड है, लेकिन बेस थ्रू आउट क्या है, सेम है, ठीक है। तो सिलेंडर को भी अगर सिलेंडर होमोजेनियस हो और ट्रांसपेरेंट हो, तो उस सिलेंडर का नाम हो जाएगा सर्कुलर प्रिज्म, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं अगर तुमको बोलूं कि देख, अगर यहाँ पे एक मैं बेस में स्क्वायर बना दूं, देखो ये अगर ये बेस में स्क्वायर बना दूं और थ्रू आउट हाइट, जितना हाइट होगा ये पूरे हाइट अगर मैं यहाँ पे ले लूं, ये है ना, और यहाँ पे भी अगर मैं एक बना दूं तुमको, सॉरी ये, ठीक है ना। तो देख ये कैसा है, बेस स्क्वायर है और ये हाइट h है, ठीक है ना। तो ये भी देखो, जैसा बीच में नीचे स्क्वायर है तो हर जगह स्क्वायर, क्या स्क्वायर है ना पूरा, यानी ये वाला स्क्वायर का साइज और ये वाला स्क्वायर का साइज टॉप में क्या है, सेम है ना। तो ये हमारा ये भी प्रिज्म है, ठीक है। इसका नाम है स्क्वायर प्रिज्म। क्या नाम है, स्क्वायर प्रिज्म। समझ में आ रहा है बात। तो प्रिज्म हमें कैसा मिल रहा है भाई, कि बेस से लेके टॉप तक जितना हाइट है हर जगह एक ही साइज, एक ही शेप का हो, ठीक है, तब ही उसको हम लोग प्रिज्म बोलेंगे। अब देखो ये तो हमारा सर्कुलर प्रिज्म हो गया, क्यों, क्योंकि इसका बेस जो है वो सर्कुलर शेप का है। ये देखो स्क्वायर प्रिज्म हो गया, क्यों, क्योंकि इसका बेस जो है स्क्वायर है। अब अगर बेस हमारा ट्राइंगल हो, समझना ध्यान से, है ना, अगर ये बेस है और अगर ये बेस ट्राइंगल है बाबू, और इसको मैं अगर हाइट वैसे उठा दूं h हाइट तक, ये है ना, अगर ये हाइट है ना, ये हाइट अगर है और यही हाइट अगर मैं यहाँ पे बना दूं, ऊपर में भी सेम ट्रायंगल एक बना दूं, है ना, ये ठीक है। तो जैसा ट्रायंगल बॉटम में है वैसा ही ट्रायंगल ऊपर है और ये पूरा हाइट है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है ट्रायंगल है, ट्रायंगल, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या बोलेंगे इसको, ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो भाई ये जो बेस में अगर बेस हमारा ट्रायंगल है तो टॉप इसको कटते जाओ, कट करते जाओ, कट करते जाओ, तो हर जगह ट्रायंगुलर शेप ही मिलेगा और इक्वल साइज का मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्रिज्म बोलेंगे। उसी तरह से अगर बेस मान लीजिए, अगर बेस में हमारा पेंटागोन है, ऐसा इस तरह से पेंटागोन है अगर जो है, ठीक है, और इसका टॉप में भी अगर इसके यहाँ से खींचे हम ऐसे बनाते चले जाए, ठीक है, ये इस तरह से,
ये, और ऊपर अगर सेम हमारा पेंटागन अगर मिले, ठीक है ना, ये ठीक है, यहाँ से ये, तो जो पेंटागन बॉटम में वही पेंटागन टॉप में है, तो ये है पेंटागन, है ये पेंटागन। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है, क्या हो जाएगा? पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है, अब देख इसमें एक चीज और समझना है कि इसमें कितने फ्लैट सरफेसेस हैं। तो देख ये बॉटम में तो स्क्वायर है, अब देखो इसका फ्लैट सरफेस कितना है, तो एक इस तरफ वाला हो गया 1 नंबर का, फिर इसके सामने वाला हो गया 2 नंबर का, फिर इस तरफ वाला हो गया 3 नंबर, और फिर इसके पीछे हो गया जो ये वाला फेस पे जाएगा, ये क्या 4 नंबर। तो इसमें 4 गो फ्लैट सरफेस है, तो उसी फ्लैट सरफेस को क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे, यानी कि लाइट उसी फ्लैट सरफेस से रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ये जो सब ये है सब फ्लैट सरफेसेज, तो फ्लैट सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैट सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं बाबू? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फिर से समझ लीजिए, ये जो प्रिज्म है, तो प्रिज्म क्या समझे? एक ऐसा सॉलिड ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका बेस से लेके टॉप तक सेम ही हो। ठीक है, और इसमें जो ये फ्लैट सरफेस जो मिल करके बना हुआ है, जैसे देखो बाबू, अगर मैं इसको बोलूं तो ये देखिए अभी खाली है ना, अगर इसको मैं पूरा शीशा कैसा बना दूं, तो ये देख यही बेस है। ठीक है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे, तो यही हमारा बेस है। तो ये जो बेस है, अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर है, तो सेम बेस है, जो बेस बॉटम में वही बेस टॉप में है, तो ये स्क्वायर प्रिज्म हो गया। और इसके यही वाला ये फ्लैट सरफेस 1 नंबर का, ये सामने वाला फ्लैट सरफेस 2 नंबर का, इधर वाला 3 नंबर का, और इसके जो पीछे है ये 4 नंबर का। ठीक है, तो ये 1 2 3 4, ये जो फ्लैट सरफेस दिख रहा है यही रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इसी पे लाइट ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा और फिर इसके बाद इधर से भी निकलेगा। ठीक है, तो जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा वो फ्लैट सरफेस से होगा, और फ्लैट सरफेस को ही बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। समझ में आ रहा है बात? तो अगर इस सिलेंडर में तुमको देखना है बाबू, तो इस सिलेंडर में जो है सर्कुलर है, तो इसका हर एक फ्लैट सरफेस कर्व होगा, लेकिन बाकी में रेक्टेंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हाइट है, ये इसका बेस होगा, तो बेस इंटू हाइट एक रेक्टेंगल, फिर उधर वाला बेस इंटू हाइट दूसरा रेक्टेंगल। ये जो हम लोग जो पढ़ते हैं, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगुलर प्रिज्म देख रहे हो, इसमें भी क्या फ्लैट सरफेस है? 3 है ना, एक इधर वाला 2 और एक पीछे वाला। ठीक है ना, वो कितना पीछे वाला कितना 3। इसमें कितने फ्लैट सरफेस होंगे? 3 फ्लैट सरफेसेस होंगे। ठीक है, अगर मैं एक पेज लूं बाबू, है ना, अगर मैं ये देखो एक पेज लूं और इसको मुझे बनाना हो ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है, तो कैसे बना सकता हूं? तो इस तरीके से मैं देखो यहाँ पे बना के दिखा देता हूं तुमको। ठीक है ना, देखो ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये देख ये है, ये दिखा तुम लोगों को, यही देखो बाबू ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, देख ये इसका बेस है। ठीक है ना, तो देख अगर यहाँ पे ये ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, ये ट्रायंगल अगर दिख रहा है तो इधर यही ट्रायंगल पूरा थ्रू आउट है, ऐसे इसको रख दिया गया है। देखो तो क्या है, ये बेस हमारा ट्रायंगल है ना, तो ये भी ट्रायंगल है कि नहीं है, और ये फ्लैट सरफेस है, एक ये वाला फ्लैट सरफेस 2, और जैसे इसके एक पीछे ये वाला, ये तो 1 2 और इधर वाला 3 है ना, यही रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इसी से लाइट ऐसे जाएगा और ये पूरा भरा हुआ है, सेम मीडियम है, पूरा ग्लास का है, और यहाँ से इधर से निकलेगा, तो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। समझ में आ रहा है बात? तो ये जो फ्लैट सरफेस है जिससे कि प्रिज्म बना हुआ है, उस फ्लैट सरफेस को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर है? तो ये था बेसिक डेफिनेशन किसका बाबू? प्रिज्म का। ठीक है, लेकिन हम लोग को कौन सा प्रिज्म पढ़ना है? हम लोगों को ये ट्रायंगल वाला प्रिज्म पढ़ना है। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या है भाई, है ना। चलो तो उस पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है कि प्रिज्म को जनरली लोग समझते हैं, आइडिया अलग लगा लेते हैं, ट्रायंगल ही समझ लेते हैं। ट्रायंगल नहीं है,
प्रिज्म बहुत तरह का हो सकता है, जो बेस का शेप है उसी बेस के नाम पे उसका प्रिज्म का नाम होता है, ठीक है ना, और वो सेम रहता है। तो देखो अब हम लोग जो है कौन सा प्रिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो इसी पे हम लोग फोकस करेंगे। तो देखो अगर मैं तुमको बोलूं तो देखो यही तुमको दिखाई देता है, ये है ना ये। तो अगर मैं तुमको बोल दूं कि अगर इसका इस वर्टेक्स का नाम ए ले लो जी, इसका बी ले लो, इसका क्या ले लो, सी ले लो, समझना ध्यान से, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। अब देख ये जो पेज दिख रहा है तुमको, यही ट्रायंगल है, ठीक है, यही तुम्हारा ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये दिख रहा है, ये यही सामने से तुमको ट्रायंगल दिख रहा है बच्चा, यही ये ए बी सी है ना, यही ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें कौन कौन सा फेस है, तो ये फेस है, ये बेस हो गया और ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, जिस पे रखा रहेगा ऐसे ये तो बेस हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। और ये अगर इसको मैं पीछे ऐसे देखो, ये जा रहा है ना पीछे, ऐसे इसको बढ़ा दूं तो इसको ऐसे पीछे बढ़ा सकता हूं, ठीक है ना, ये और इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है ना, और यहां से इसे मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा है यही हमारा रिफ्रैक्टिंग, तो एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये इधर वाला, तो एक और दो है ना, होगा कि नहीं होगा। अगर देखा जाए तो एक यहाँ भी ट्रायंगल बनेगा ना, ऐसे ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो एक ये वाला सरफेस हुआ, ये जो ये जा रहा है, और एक ये वाला जा रहा है, और एक बेस वाला जा रहा होगा, ठीक है ना, ये यहाँ से बेस ये मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये तीन इसका देखो, तो ये वाला एक, अगर इसको मैं ले लूँ ए बी सी, यहाँ पे ले लूँ इसको, देखो ध्यान से इधर, अगर इसको उल्टा ले लिए हम, है ना, तो ये अगर ए डैश है, ये अगर ये बी डैश है, और ये क्या है सी डैश है, तो देखो ध्यान से एक सरफेस कौन सा दिख रहा है, बी सी डैश दिख रहा है तुमको, फिर एक कौन सा दिख रहा है बाबू, सी डैश सी ए डैश दिख रहा है, और बेस वाला कौन सा दिख रहा है, ये बेस वाला कौन सा दिख रहा है बाबू, तो एक बेस दिख रहा होगा ये, है ना, तो एक बेस से दिख रहा होगा क्या यहाँ से, तो बी ए डैश ए बी दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। तो ये हमें एक तरीके से देखा जाए तो प्रिज्म ऐसा, ये नहीं ये है यही लाइन गया यहाँ से ये, ठीक है। तो हम इसको जो है ना कि, लेकिन समझते कैसे हैं भाई, तो हम लोग ध्यान से समझ लेंगे कि ये तो बेस हो गया बाबू, और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों, इसी दोनों से, ठीक है। और बेस के सामने जो एपेक्स है इसको बोलते हैं एपेक्स, ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। फिर से समझ लो, बेस के सामने जो एंगल है जिस पे रखा हुआ है प्रिज्म, ये वाला फेस पे रखा हुआ है प्रिज्म सरफेस पे, इसके सामने जो एंगल बन रहा है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो बाबू क्या, कि जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपस में कट कर रहा है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो आपस में मिल रहा है, ये जो सरफेस है देखो, ये साइड नहीं है, ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है पूरा ऐसे, ये सरफेस ऐसा, ठीक है, ये भी ऐसे सरफेस है, ठीक है। तो ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा ओवरऑल एक प्रिज्म का डेफिनेशन हो गया और बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। लेकिन सबसे देखो, एक सॉलिड बनाने के लिए सबसे बेस में मिनिमम 3 साइड चाहिए, फिर 4 के लिए स्क्वायर, फिर एक सर्कल के लिए सर्कुलर, फिर पेंटागोन, फिर हेक्सागोन। तो इस तरीके से सबसे जो फंडामेंटल, सबसे कम साइड वाला जो फंडामेंटल फिगर है वो ट्रायंगल है, इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा ट्रायंगुलर प्रिज्म ही यूज करते हैं। समझ में आ रहा है बात। तो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है, तो हम लोग निकालने वाले हैं। समझ में आ गया डेफिनेशन, सिंपल सा प्रिज्म का डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। तो चलो देखते हैं रिफ्रैक्शन किसके थ्रू, प्रिज्म के थ्रू देखते हैं भाई। तो चलो देखो ये क्या है, ये हमारा एक प्रिज्म बना लेते हैं, बना लिए भाई एक प्रिज्म, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब देखो क्या होगा
कि यहाँ से लाइट ऐसे आएगा, आ रहा है ये लाइट। कौन सा लाइट है ये? वाइट लाइट है ये कौन सा लाइट है? वाइट लाइट है। अभी सिर्फ हम एक ही लाइट पे फोकस करेंगे क्योंकि रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग डिस्पर्सन अभी नहीं पढ़ रहे हैं। फिर ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे क्या डालोगे आप? नॉर्मल डालोगे, तो एक नॉर्मल आप डाल दो यहाँ पे भाई, जहाँ से हमें रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे टकराया तो यहाँ पे नॉर्मल खींच देंगे हम। तो ये एन नॉर्मल है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ से बेंड करेगा तो थोड़ा सा बेंड किया। फिर क्या करेंगे बाबू, ये बेंड किया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? आई था, है ना। और ये जो बेंड किया तो ये नॉर्मल से जो एंगल बनाया, ये क्या बनाया हमारा? R1 बनाया, ठीक है। फिर यहाँ भी नॉर्मल बनाएंगे हम लोग, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे आएगा तो यहाँ भी नॉर्मल बनाएंगे, तो यहाँ भी नॉर्मल बना देंगे हम लोग, है ना। तो ये अगर ये n है तो ये n डैश ले लेते हैं, तो n डैश नॉर्मल है, ठीक है। तो ये हमारा जो है, अब ये अगर ये R1 है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? R2 बोल देते हैं। यानी कि इसके लिए ये कौन सा एंगल है? इंसिडेंस एंगल है। और उसके बाद यहाँ से क्या जाएगा? इधर निकल जाएगा ये। तो ये नॉर्मल से जो ये एंगल जाएगा यही फाइनल रिफ्रैक्ट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट एंगल। ये क्या है? इमर्जेंस एंगल या एग्जिट एंगल, ठीक है। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि आई, ध्यान से देखना, आई क्या है? इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल है। कहां पे? एट सरफेस ए बी सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल है। R1 क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस सरफेस के लिए? एट सरफेस ए बी। कौन सा सरफेस के लिए? ए बी सरफेस के लिए ये R1 जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है बाबू। अब चलते हैं कौन सा साइड पे? AC पे। तो AC के लिए R2 जो है, R2 जो है वो क्या है? इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि ये तो है हमारा नॉर्मल है इस सरफेस पे, AC पे, ठीक है। तो R2 इंसिडेंट एंगल है किसके लिए? एट सरफेस AC। ये जो AC सरफेस है, इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल है, और ये एंगल जो यहाँ पे पड़ रहा है जाकर के इंसिडेंट एंगल है, तो ये R2 क्या है? इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। और E जो है हमारा क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन कौन सा सरफेस पे? AC पे। तो एट सरफेस AC, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट एंगल और इमर्जेंस एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस भी बोलते हैं और एग्जिट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बाबू ये है हमारा, ये ए है, और एंगल ए जो है बाबू ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। तो देख, ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ, फिर यहां से इधर आया, और फिर ये फाइनली, तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, और ये हमारा होमोजीनियस मीडियम है किसके? प्रिज्म के अंदर। ये हमारा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बाबू? म्यू। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? प्रिज्म का, है ना। म्यू क्या है बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? ऑफ प्रिज्म का। प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें जो है यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे पढ़ेंगे, जो देख लेते हैं बाबू। तो देखो, शुरू में लाइट कैसे जा रहा था? यही लाइट है शुरू का, यही ना है। तो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट सीधे सीधे ऐसे निकल जाता, लेकिन ये लाइट इधर नहीं जा करके ऐसे घूम गया, यही ये निकला है। तो यानी अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये हमारा जो है ये एंगल यही डेल्टा है कि नहीं है? बताओ मेरे को, यही ना डेल्टा है। तो ये हमारा डेल्टा है। तो डेल्टा क्या है बाबू? डेल्टा क्या है?
एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है बाबू? एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? याद रहेगा? तो भाई क्यों? क्योंकि ये लाइट इधर जाना चाह रहा था लेकिन गया इधर, तो यहां से ये ऐसे डेविएट कर गया, तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और हम लोग यही फाइंड आउट करने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चंस इस पे आता है। क्या चीज निकालने के लिए? डेल्टा निकालने के लिए आता है। ठीक है, तो चलो हम लोग कैसे निकालेंगे जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा ये ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री को अच्छे से पता होना चाहिए और आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं जो हम लोग देखते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर मैं तुमको बोलूं तो ये तो नॉर्मल है, अच्छा ठीक, ये नॉर्मल है। अब ये देखोगे तो अगर ये एंगल हमें निकालना हो, ये वाला एंगल, तो देखो तो ये क्या है? आई है ना। तो अगर ये आई है तो इसके सामने ये दोनों आई है कि नहीं है, और ये R1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? ये एंगल बताओ मेरे को। तो I माइनस R1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो ध्यान से, सिंपल सा लॉजिक है, समझो पहले उसके बाद लॉजिक लगाना। ठीक है, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना होगा, ये वाला, ठीक है, तो देख ये लाइट ऐसे जा रही है और ये नॉर्मल है, तो ये आई है नॉर्मल से, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा? आई के बराबर है, और ये हमारा R1 है, तो ये कितना हो गया? I माइनस R1। उसी तरीके से अगर यहाँ से ऐसे इसको देखा जाए, ये वाला एंगल, ये तो ये कितना है भाई? ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल बताओ मेरे को। तो देख ये तुम्हारा अगर E है तो ये भी, अगर ये E है तो ये भी क्या हो जाएगा? E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये R2 है तो ये कितना हो जाएगा बाबू? देखो ध्यान से, ये और ये, तो ये तो अपोजिट एंगल है वर्टिकली, तो ये दोनों मिला के E के बराबर है, और ये R2, तो ये क्या हो जाएगा? E माइनस R2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ मेरे को। E माइनस R2 हो जाएगा। तो देखो ये वाला एंगल हो गया I माइनस R1 और ये एंगल हो गया E माइनस R2, और अगर देखा जाए तो ये और ये इंटरनल एंगल है और ये एक्सटर्नल एंगल है। समझ में आ रहा है बात को? तो क्या लिख सकता है? फ्रॉम, या हम लोग जानते हैं, वी नो क्या? सम ऑफ इंटरनल एंगल मस्ट बी इक्वल टू क्या? एक्सटर्नल एंगल। तो सम इंटरनल एंगल का सम, तो कौन कौन सा इंटरनल एंगल है बताओ मेरे को। तो ये एक छोटा वाला, ये एक छोटा वाला, ये दोनों इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल क्या है? डेल्टा के बराबर है। इंटरनल कितना है? I माइनस R1, तो इसको लिखेगा क्या? I माइनस R1 प्लस, फिर इसको लिखेगा तो ये कितना है? E माइनस R2, तो E माइनस R2 इज इक्वल टू डेल्टा के बराबर होगा। एक्सटर्नल एंगल कितना है? डेल्टा के बराबर है कि नहीं है? तो ये हो गया। तो यहां तो लिख सकता है I प्लस E, देखो ध्यान से, I प्लस E, और माइनस यहां भी, माइनस यहां भी, तो माइनस ऑफ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डेल्टा। समझ में आ रहा है बात को? I प्लस E, ये दोनों कॉमन ले लिए माइनस, तो R1 प्लस R2, और ये हो गया डेल्टा। क्लियर है? अब इसमें एक और तुमको जो है लॉजिक क्या याद रखना है। देखो ये तो ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया, और क्या पता करेगा तू? तो और देख लो यहां ध्यान से। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, जो ध्यान से देखो। तो अगर मैं इसको, इसका नाम दे दूं P, इसका नाम दे दूं Q, है ना, तो इन ट्राइंगल APQ, APQ, है ना। अब देखो ध्यान से, ये एंगल 90 डिग्री है और ये हमारा है कितना बाबू? देखो ये एंगल 90 है ना, और ये R1 है, तो ये कितना है बाबू? तो यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ A, यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल कौन सा भाई? तो APQ प्लस में फिर एंगल कौन सा बाबू? AQP, ये वाला APQ, तीनों मिला के कितना डिग्री? 180 होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो एंगल A रहने दो बाबू, प्लस APQ, यानी कि
पी क्यू। तो देखिए यहाँ ध्यान से, ये लाइन ऐसे आया और ये गया ये, तो ये तो 90 डिग्री है, ये नॉर्मल है ना इस पे, तो ये तो 90 डिग्री। ये R1 है तो ये कितना है, ये देखो यही ना R1 है ये, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस R1, क्लियर है, प्लस अगर ध्यान से देखेगा तो ठीक है ना, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 माइनस R1, और उस तरह से ये भी टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना 90 माइनस R2, तो प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू कितना बाबू, इधर बता मेरे को, तो 180। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, एंगल ए प्लस 90 प्लस 90 180, और फिर माइनस कॉमन, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180। तो ये 180 से 180 गया, तो एंगल ए जो है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू, ये उधर चला गया ना, तो कितना हो गया R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा और दूसरा ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री था क्योंकि नॉर्मल था इस पे, ये R1 था तो ये 90 माइनस R1 हो गया, ये R2 है तो ये 90 माइनस R2 हो गया, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिल के तीनों 180 हो गया, तो यहाँ से R1 प्लस R2 निकल गया A के बराबर। और अगर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, है ना, तो लिख सकते हो तुम क्या बाबू, कि इसीलिए डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I प्लस E और माइनस A। क्यों, क्योंकि R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 किसके बराबर है, A के बराबर है, तो माइनस A, है ना। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा सबसे पहला, कि आपको ये क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो I प्लस E माइनस A जो है, यही एंगल ऑफ डेविएशन है, यही क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, क्लियर है। ये इस ट्रायंगल में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने आता है। फिर से सुनो, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने आता है, ठीक है। तो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, क्या, कि मिनिमम एंड मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या है, कि बेसिक चीजें हैं, समझना है इसको, है ना, तुम लोगों को, और उसके बाद उसको सीखना है। एक बार सीख गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा चीजें। तो देखते हैं भाई, तो क्या करें हम लोग, तो देखो यहां ध्यान से, मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो वी नो भाई, क्या जानते हैं हम लोग, वी नो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, और R1 प्लस R2 बराबर भी A होता है, ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात यह है, जो ध्यान से देखना, लाइट क्या है, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लाइट किसको फॉलो करता है, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। तो हम लोग उसके बेसिस पे देखते हैं। तो ये देखो ग्राफ इसका प्लॉट किया गया, ठीक है ना, अलग अलग वैल्यू के लिए। आई को क्या है कि चेंज करते गया, ठीक है। फिर से समझना, आई को हम बदलते गए तो आई बदलेंगे तो ई भी बदलेगा और R1 R2 भी बदलेगा, लेकिन ये तो फिक्स है। क्यों, क्योंकि जो प्रिज्म तुमने लिया उस प्रिज्म का तो फिक्स एक एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। प्रिज्म तो बदल नहीं रहे हो, क्या बदल रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल रहे हो। और अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदल रहे हो तो एंगल ऑफ इमरजेंस भी बदल रहा है, तो आई बदलेगा तो ई बदलेगा, लेकिन ये तो फिक्स है मेरा। और उसके बेसिस पे हम आई को बदल करके, यानी यहाँ पे हम आई को बदलेंगे, ठीक है, अलग अलग वैल्यू पे लेंगे और यहाँ पे डेल्टा हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो डेविएशन चेक करेंगे कब, आई को बदल करके और ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है बाबू,
ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये जो हमारा डेल्टा था, ये डेल्टा मैक्सिमम था। यहां भी अगर देखा जाए तो इधर भी डेल्टा क्या है, मैक्सिमम है। ये डेल्टा क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। और यहां पे जो डेल्टा आया बाबू, ये डेल्टा क्या था, मिनिमम था। समझ रहे हो बात को। तो भाई मिनिमम डेविएशन कहां पे है, एकदम बॉटम पॉइंट पे। इस जगह पे तुम देखेगा तो क्या आया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस यानी एग्जिट, आई और ई दोनों इक्वल था। तो जब हमारा आई और ई दोनों क्या है, इक्वल है, तो डेविएशन जो है वो क्या है, मिनिमम है। समझ में आया बात को। यानी बोल सकता है क्या कि एट आई इज इक्वल टू ई द डेविएशन प्रोड्यूस्ड by the prism is minimum. Prism is minimum, ठीक है। and at this condition R1 जो है इक्वल टू है R2 के बराबर है। इसी कंडीशन पे अगर R1 को और R2 पे चेक किया गया, सब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है, ठीक है। तो कितना आया भाई, दोनों इक्वल आया। और इसीलिए बोल सकते हो तुम कि A की जो वैल्यू है वो R1 प्लस R2, यानी कि इसको R मान लो, तो ये 2R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि R प्लस R 2R हो जाएगा। तो A की जो वैल्यू हो जाएगी वो A/2 के जगह पर R हो जाएगा, है ना। तो R यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म बाय 2। क्यों, क्योंकि A को R1 प्लस R2 लेंगे और R1 R2 इक्वल R मान लेते हैं, तो 2R हो जाएगा। तो R की वैल्यू A/2 हो जाएगी, ठीक है। इसका भी यूज करेंगे हम लोग, है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब देखो ये जो डेल्टा मैक्सिमम है, तो इस जगह पे अगर तू चेक करेगा तो ई की जो वैल्यू होगी 90 डिग्री होगी और आई जो होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है ना। एग्जिट एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा और आई क्या होगा, मिनिमम होगा। जस्ट इसका उल्टा अगर यहाँ पे चेक करेगा तो यहाँ पे ई जो है वो मिनिमम होगा और आई जो है वो 90 डिग्री होगा, उल्टा। क्योंकि लाइट क्या है, फॉलो करता है किसको, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल को। फिर से बता रहा हूं मैं, लाइट किसको फॉलो करता है, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो इसलिए डेल्टा मैक्सिमम कब होगा, दो कंडीशन पे, जब ई की वैल्यू 90 हो जाए या फिर आई की वैल्यू 90 हो जाए, ठीक है। तो डेविएशन जो होगा मैक्सिमम होगा, और जब आई ई के बराबर हो जाए तब जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहां से तुम जो है कंडीशंस लिख सकते हो क्या भाई, कि डेल्टा मैक्स के जगह पर लिख सकते हो आई प्लस 90 और माइनस ए, ठीक है। और डेल्टा मिनिमम के जगह पर लिख सकते हो आई और ई दोनों इक्वल लिखेगा तो 2i माइनस ए, ठीक है, 2i माइनस ए। क्लियर है, क्लियर है बाबू। तो 2i माइनस ए को क्या लिख सकते हो आप लोग, डेल्टा मिनिमम, ठीक है। क्या यहीं तक काम खत्म हो जाता है, बिल्कुल नहीं, और भी इसमें क्वेश्चंस आ सकता है। तो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है उसी के बेसिस पे हम अभी बता रहे हैं। तो अभी तुमको हम दो चीज बता दिए, एक तो बता दिए मैक्सिमम डेविएशन कब भाई, जब ई 90 डिग्री हो या आई मिनिमम हो, या फिर ई मिनिमम हो आई 90 डिग्री हो, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल को, यानी यहाँ मैक्सिमम है तो यहाँ भी मैक्सिमम होगा, लेकिन इसका जस्ट ये उल्टा होगा। और दूसरा कि जब ये यहाँ मिनिमम कब होगा, जब आई और ई दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और इसी कंडीशन पे R1 और R2 दोनों इक्वल होगा R के, तो R को हम लोग A/2 बोलेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे और क्या समझना है तो वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो हम लोग निकालते हैं और आगे देखिए कैसे, देखो ध्यान से, है ना, ध्यान से देखो। ये हमारा प्रिज्म है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, और ये क्या है, म्यू सराउंडिंग है। एयर होगा तो भाई इसकी वैल्यू n हो जाएगी, फॉर एयर
म्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी सराउंडिंग की। अब यहाँ से देखो यही रे आया था, यहाँ से डेविएट हुआ था, फिर यहाँ पे नॉर्मल डाले थे हम लोग, है ना, फिर यहाँ से इधर डेविएट हुआ था, यही था ना। ये एंगल कितना था, R1 था, ये कितना था, R2 था, ये नॉर्मल से कितना था, I था, ये क्या था, E था, है ना बाबू। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं A B C, ठीक है, तो आप लगा दो। तो स्नेल्स लॉ एट ए बी सरफेस पे, तो क्या लिखोगे इसको, म्यू एस इंटू साइन आई बराबर, इधर के लिए क्या लिखोगे, म्यू इंटू साइन R1। क्लियर है। अच्छा, स्नेल्स लॉ एट ए सी पे लगा दो भाई, ए सी सरफेस पे। तो ये हो गया इंसिडेंस एंगल, ये हो गया एग्जिट एंगल। तो इधर के लिए क्या लिखेंगे, म्यू इंटू साइन R2 बराबर, क्या लिखोगे, म्यू इंटू साइन R2 बराबर, उधर से तो क्या लिखोगे, म्यू एस इंटू साइन ई। क्यों, क्योंकि एग्जिट वाला ये है, ई है, ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है। इस मीडियम का म्यू 1 है, इस मीडियम का म्यू एस है, यानी सराउंडिंग वाला है ये म्यू एस। क्लियर है। तो ये है। अब ध्यान से देखो कि फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या था बच्चा, बताओ मेरे को। आई जो था ई के बराबर था कि नहीं था, और R1 किसके बराबर था, R2 के बराबर था। ये दोनों चीजें आपको पता है कि नहीं पता है, यहां से नहीं पता है तो देख लो ध्यान से। ये क्या है, म्यू एस सराउंडिंग वाला इंटू म्यू साइन आई, म्यू इंटू साइन R1। आइए तो देखो, ये R1 अगर ये R2 इक्वल हो जाए तो म्यू साइन R ये हो जाएगा म्यू साइन R, इधर क्या है म्यू एस साइन आई, इधर म्यू एस साइन ई। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा बाबू R1 R2 के लिए, तो ये दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो म्यू एस तो इक्वल है ही, यानी आई को भी ई के इक्वल होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। तो ये चीज हमें ध्यान देना है। अब इसमें और आगे हम लोग देखते हैं। एक काम करो, तो इसके बेसिस पे और आगे लिख सकते हो तुम। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहां से हम लोग जानते हैं क्या भाई, तो चूंकि वी नो, क्या जानते हैं भाई, तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू, याद करिए, 2i माइनस ए। आप लोग जानते हैं, क्या बात कर रहे हो, सही में जानते हो, हाँ जानते हो। तो क्या लिख सकते हो यहाँ से बताओ मेरे को, तो इधर ए भेज दो, तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए इज इक्वल टू 2i। तो i इज इक्वल टू कितना भाई, तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रहा है बात। ये हो गया i की वैल्यू। ऑल्सो a इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मिनिमम डेविएशन के लिए R1 R2 इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं 2R। तो R की जगह पर क्या लिख सकते हैं, a बाय 2। तो देखो ध्यान से, R के जगह पर लिख सकते हैं a बाई 2, और I के जगह पर लिख सकते हैं डेल्टा मिनिमम प्लस a और बाई 2। अब इन दोनों का वैल्यू, I का वैल्यू और R का वैल्यू हम लोग कहाँ रख सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। चाहे तो 1 में रख दें और चाहे तो 2 में रख दें, तुम किसी में भी रख दो, है ना। तो मान लो 1 में ही रख देते हैं हम लोग, है ना। तो भाई क्योंकि दोनों तो इक्वल इक्वेशन है, सेम है, अभी प्रूफ किए दोनों सेम है ना। तो चलो भाई देख लेते हैं हम लोग, है ना, किसी एक में रख देते हैं भाई। तो यहीं रख दिए हम, तो भाई यहीं रख देते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू एस इंटू साइन, और आई के जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, डेल्टा मिनिमम प्लस ए और अपॉन में 2 इज इक्वल टू म्यू, किसका म्यू बाबू, किसका म्यू बताओ, प्रिज्म का ये वाला म्यू है, और इनटू साइन, और आर के जगह पर R1 यानी आर के बराबर, आर की जगह पर क्या a बाई 2, तो a बाय 2 लिख सकते हो, है ना। अब देखो ध्यान से, ये तो साइन है, अब इसको सराउंडिंग वाले को इधर भेज दो, है ना। ये प्रिज्म है, ये सराउंडिंग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाय 2 और अपॉन साइन, इधर आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा a बाय 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इज इक्वल टू, ये म्यू किसका है,
प्रिज्म का है, और अपॉन म्यू किसका है, सराउंडिंग का है कि नहीं है। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो बच्चे, है ना, इसको और क्या लिख सकते हो तुम, म्यू रिलेटिव लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये है ना प्रिज्म, ये प्रिज्म यहां लिख दूं, प्रिज्म लिख देता हूं, और नीचे सराउंडिंग है, क्योंकि सराउंडिंग में अगर एयर है तो बहुत अच्छी बात है, 1 हो जाएगी, है ना। अगर मैं बोल दूं क्या कि इफ म्यू सराउंडिंग, सराउंडिंग का वैल्यू कितना हो जाए बाबू, अगर 1 हो जाए, एयर है, म्यू सराउंडिंग 1 हो जाए, यानी कि एयर हो जाए, तो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 और अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2। फिर से समझो, प्रिज्म जो है, प्रिज्म का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब, जब हमारा सराउंडिंग एयर हो जाए, तो सराउंडिंग की वैल्यू 1 होगी, तो भाई प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 और अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2 के बराबर होगा। अगर मान लो सराउंडिंग को हम पानी में डुबा दिए हैं तो सराउंडिंग की जगह पर वाटर लिखना पड़ेगा, और तब ये म्यू प्रिज्म बटे म्यू वाटर इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 और अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2 लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। तो ये ध्यान रखना है कि कब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसमें और केस हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि अगर मेरा प्रिज्म का एंगल बहुत ही छोटा हो, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना, ये स्पेशल केस है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं मिटाता हूँ इसको और मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। क्या बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक नोट लिख दो, NOTE, ठीक है। और नोट में क्या कि इफ एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी ए जो है मेरा एंगल प्रिज्म का वो छोटा हो जाए, किससे, 10 डिग्री से। अगर 10 डिग्री से छोटा है क्या एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, तो इसीलिए साइन आई डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 को क्या लिख सकते हो तुम, यानी साइन ए को ए लिखा जाता है और साइन थीटा को थीटा लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, तो साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, यानी कि क्या लिख देंगे इसको, डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे, और साइन ए बाय 2 है ना नीचे, ए बाय 2 को क्या लिख देंगे, ए बाय 2 लिख देंगे। समझ में आ रहा है बात। कब लिखेंगे, यानी साइन थीटा को थीटा कब लिखेंगे, जब हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो, वेरी वेरी स्मॉल हो, क्या हो, बहुत ही छोटा हो, उस कंडीशन में साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, तो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 को साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 लिख देंगे, और साइन ए बाय 2 को सिंपली ए बाय 2 लिख देंगे, और ये फॉर्मूला हमारा मॉडिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो देख लो यहाँ ध्यान से, फॉर्मूला मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा बाबू, तो वो भी देख लीजिए आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो है, तो हो जाएगा तुम्हारा इसीलिए म्यू प्रिज्म और अपॉन म्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इसके जगह पर सिर्फ डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 और अपॉन इसके जगह पर ए बाय 2, तो ए बाय 2 हो जाएगा। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल। अब देखो ये है हमारा म्यू प्रिज्म, है ना, और अपॉन म्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए और अपॉन में ए है ना, ये याद रहेगा। तो ये भी हमें याद रखना है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि यहाँ से देखो ये वाला कि इफ म्यू सराउंडिंग कितना हो जाए, 1 हो जाए, यानी एयर हो जाए, तो म्यू प्रिज्म की जगह पर म्यू लिख देंगे, और क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई ए, इसको इधर लेके आओ, तो म्यू इंटू ए इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए। अब इसको इधर लेके आ जाओ बाबू,
लेके आ जाओगे कि नहीं लेके आ जाओगे? तो अगर इसको उधर लेके चला गया तो डेल्टा मिनिमम की जगह पर क्या हो जाएगा? डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। और ए कॉमन है तो ए कॉमन, तो म्यू इंटू ए, यहां लिखता हूं मैं म्यू इंटू ए, और उधर चला गया तो क्या हो जाएगा? माइनस ए, और ए दोनों में से कॉमन हो जाएगा बाबू, तो ए कॉमन हो गया तो क्या बचा? म्यू माइनस वन। ये क्या है? डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला है। डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला है कौन से केस के लिए? जब हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से छोटा हो, यानी कि बहुत बहुत स्मॉल हो, तब डेल्टा मिनिमम सिंपल से निकाल लेंगे क्या? ए इंटू म्यू माइनस वन से। अब ध्यान रखेंगे ये म्यू क्या है? हमारा प्रिज्म का है। अगर हमारा रिलेटिव निकालना है तो रिलेटिव यहाँ रख सकते हो, है ना। और तो यानी कि डेल्टा मिनिमम को तुम लिख सकते हो ए इंटू म्यू क्या? रिलेटिव माइनस वन। म्यू रिलेटिव का मतलब क्या? ए म्यू प्रिज्म का बाबू बटे म्यू किसका? सराउंडिंग का माइनस वन, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया डेल्टा मिनिमम का। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, नीट वाले में तो वाटर नहीं आएगा या और कोई मीडियम नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि जेई में इसको किसी दूसरे मीडियम में डुबा दे, ठीक है। तो अगर दूसरे मीडियम में डुबा दे बच्चे, तब फिर यहाँ पे आपको म्यू प्रिज्म बटे म्यू सराउंडिंग यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला कितना जाएगा? ए इंटू म्यू रिलेटिव माइनस वन, और अगर एयर है तो फिर ए इंटू म्यू माइनस वन डायरेक्ट लिख सकते हो। समझ में आ रहा है बात? तो ये जो है हमारा डेल्टा मिनिमम का स्पेशल केस था, जो आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इससे डायरेक्ट बनेगा आपका, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रिज्म का इंट्रोडक्शन देखा, फिर प्रिज्म कैसा होता है ये समझा, डेविएशन निकाला, मैक्सिमम डेविएशन निकाला, मिनिमम डेविएशन निकाला। समझ में आ रहा है बात को? और अब हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो तो देख लो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी एक प्रिज्म है जिसका एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी ये प्रिज्म होगा कोई, और इसका ए एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री है, और इसका रिफ्रैक्टिव एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2, यानी इसका म्यू दिया हुआ है कितना? 3/2। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू गेट मिनिमम डेविएशन। तो आई निकालना है ताकि डेविएशन क्या हो? मिनिमम हो। ऑल्सो फाइंड मिनिमम डेविएशन, ऑल्सो मिनिमम डेविएशन कितना होगा ये भी निकालना है। सराउंडिंग का बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यानी कि इधर एयर है बाबू, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं। मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होता था? R1 बराबर R2 बराबर R होता था, ये कितना होता था? A/2। तो R तो मेरा निकल गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना भाई? तो 60/2 इज इक्वल टू कितना डिग्री? 30 डिग्री। और यहीं से जाएगा रे, नॉर्मल डालेंगे, यही I होगा, इधर जाएगा और फिर इधर निकलेगा, ठीक है। तो ये I तो यही R है, तो यहाँ लगा दो रिफ्रैक्टिव स्नेल्स लॉ। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या जानता है तू? फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या लिखेगा? इधर सराउंडिंग में क्या है? एयर है ना, तो μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। μ1 यानी कि इस सरफेस के लिए ले रहे हैं हम लोग, ए बी के लिए ले रहे हैं, तो एयर वाला लेंगे μ1, तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2, यानी इसका लेंगे रिफ्रैक्ट कितना? 3/2 लेंगे प्रिज्म का, इंटू साइन आर, तो साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो साइन आई इज इक्वल टू 3/2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, यानी कितना? 3/4। तो आई इज इक्वल टू कितना गया बाबू? साइन इनवर्स 3/4। और देखें यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, यानी कि ज्यादा है 10 डिग्री से, तो हमें फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन का क्या होता है बताओ मेरे को? तो वही लगाना पड़ेगा। तो वी नो क्या भाई? डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला क्या बताए थे? 2 इंटू आई माइनस ए, यही बताए थे, 2i माइनस ए बताए थे ना। क्यों? क्योंकि i और e इक्वल होता है, तो भाई 2i माइनस ए लगा सकते हैं फॉर्मूला। कब?
जब हमारे पास मिनिमम डेविएशन निकालना हो, मिनिमम डेविएशन तो दिया हुआ नहीं है कि हम लोग वो कुछ और फॉर्मूला लगा दें, तो भाई लगा दो। तो 2 इंटू आई कितना निकाले हैं, साइन इनवर्स 3/4 माइनस ए कितना है 60 डिग्री है, यही हो गया डेल्टा मिनिमम। तो मिनिमम डेविएशन कितना आ गया बाबू, बताओ मेरे को। तो मिनिमम डेविएशन आ गया 2 इंटू साइन इनवर्स 3/4 माइनस 60। क्लियर है, तो क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, फाइंड द डेविएशन काउज्ड बाय ए प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल, कितना डिग्री है। अच्छा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है बाबू, 4 डिग्री है। तो लेस देन है कि नहीं 10 डिग्री से, छोटा है ना 10 डिग्री से। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2। और ये सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग तो कुछ नहीं दिया, तो क्या मानिएगा आप लोग, एयर ही मानिएगा ना। तो डेल्टा मिनिमम क्या पढ़ाए थे, म्यू माइनस 1 इंटू एन से कहा है बाबू डेल्टा मिनिमम। तो लिख दो कितना 3/2 माइनस 1 इंटू ए कितना 4, तो 3 माइनस 2 कितना 1/2 इंटू 4 बराबर कितना 2 डिग्री। सही बता रहा हूँ ना, 3/2 माइनस 1, तो 3 माइनस 1/2 इंटू 4 तो कितना 2 डिग्री ना। तो डेल्टा मिनिमम यानी कि मिनिमम डेविएशन कितना आ गया 2 डिग्री आ गया। किसके लिए, जब हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से कम हो और सराउंडिंग में एयर हो, तो रिलेटिव में कुछ नहीं, सीधे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करो। तो डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला लिखो म्यू माइनस 1 इंटू ए और आंसर आ जाएगा। तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन जो हम आज डेरिवेशन करवाए हैं उस डेरिवेशन का हर एक पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है उसको बना पाइएगा क्वेश्चंस को, ठीक है। एक क्वेश्चंस और देखते हैं थोड़ा सा अच्छा वाला, ठीक है, और उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चंस को, क्या बोल रहा है कि फॉर ए प्रिज्म ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी एक प्रिज्म है और जिसका ए की वैल्यू 60 डिग्री है और इसका म्यू जो है दिया हुआ कितना √7/3। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की मिनिमम कितनी पॉसिबल वैल्यू होती है, इस तरह से कि सो दैट लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड सरफेस, ताकि अगर ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, तो ये जो सेकेंड सरफेस है, ये तो फर्स्ट सरफेस हो गया ए बी, ए सी जो सरफेस है इससे लाइट रिफ्रैक्ट हो, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो जाए, यानी ऐसा ना हो जाए कि ये लाइट यहाँ से गया फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पर पड़ने के बाद फिर इसी में वापस आ जाए। हम लोग केस देखेंगे कब, जब सेकेंड सरफेस पे क्या हो जाए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है, यानी कि बाहर निकले ही नहीं, तब फिर क्या होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी बोल रहा है यहाँ से निकल रहा है और ये फिगर दिया हुआ है, तो ये एंगल आई मिनिमम है, ये एंगल सी है, ये ए माइनस सी है, ठीक है, ये वाला एंगल, और ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो एक काम करो तुम क्वेश्चंस बना दो, तो क्या लिखोगे, एट सरफेस ए बी, इस लेंस लॉ लगा दे बाबू, तो क्या होगा μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। μ1 मतलब सराउंडिंग का, तो 1 है, तो 1 इंटू साइन आई मिनिमम जो हमें निकालना है, यहाँ पे आई मिनिमम है ना, यही निकालना है, इज इक्वल टू μ2 यानी ये वाला, यानी कि प्रिज्म का कितना √7/3 इंटू साइन आर के जगह पर यही है ना, आर के जगह पर क्या दिया हुआ ए माइनस सी ना, ए माइनस सी। क्लियर है बाबू कि नहीं, अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है भाई, ए माइनस सी तो हमें पता है, पता नहीं है तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो देखते हैं, तो देखो जैसा इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे √7/3 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, तो साइन ए इंटू कॉस सी माइनस, बताइए जल्दी सा, कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस सी और माइनस कॉस ए इंटू साइन सी। क्लियर है, ये पता रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा बाबू, साइन ए की वैल्यू यानी ए हमें पता है, अब कॉस सी और साइन सी की वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ पे निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो देखना पड़ेगा, है ना। वो कैसे देखोगे,
तो वो हम लोग देख लेते हैं ना। आइए हम लोग वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आई मिनिमम निकल जाएगा, और आई मिनिमम निकल जाएगा तो क्या निकल, डेल्टा मैक्स निकालना। डेल्टा मैक्स का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को, क्या है डेल्टा मैक्स का फॉर्मूला? तो जब डेल्टा मैक्सिमम होता है तो ई की वैल्यू कितने डिग्री बता दिए थे, 90 डिग्री होता है ना। यहाँ पे ये जो ई है इसको मैं ऐसे 90 डिग्री बनाता हूँ, ये कितना बताया था, ई बराबर 90 डिग्री बताया था ना। याद है ना तुम लोगों को कि नहीं याद है? याद होना चाहिए बाबू, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्या भाई कि मैक्सिमम के लिए, तो फॉर मैक्सिमम डेविएशन, तो फॉर मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन क्या जानते हो, ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें दिक्कत ये है बच्चा कि ये साइन ए तो हमें पता है, ए तो हमें पता है 60 डिग्री, लेकिन ये सी की वैल्यू हमें पता नहीं है। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी की वैल्यू यही वाला वैल्यू यूज करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। यहीं का वैल्यू यूज करोगे, ई का वैल्यू यूज करोगे 90 डिग्री, तभी हमारा सी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दीजिए स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ लगा दीजिए आप, स्नेल्स लॉ एट कहाँ पे, ए सी। तो क्या लगाओगे इसका, देखो म्यू 1, तो यहाँ लिखोगे म्यू प्रिज्म का इंटू साइन सी, इसके लिए इज इक्वल टू बाहर का यानी कि इसका म्यू 2 यानी कि 1 इंटू साइन आर, साइन और ई लगा दीजिएगा आर के लिए, क्योंकि यहाँ इस सरफेस पे लगा रहे हैं हम लोग। तो म्यू के जगह पर क्या लिखेंगे, √7/3 इंटू साइन सी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन, और मैक्सिमम डेल्टा के लिए ई की वैल्यू 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 बाबू, है ना। तो साइन सी की वैल्यू आ गई कितना, √3/7, है ना। तो साइन सी तो निकल गया कितना, √3/7। तो कॉस सी भी निकाल सकते हैं हम लोग कि नहीं निकाल सकते हैं, तो इसीलिए कॉस सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, √1 - साइन स्क्वायर सी, तो 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो कितना 3/7, यानी कि √7 - 3 4, तो 4/7। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस सी की। तो भैया हमें ध्यान से देखना है, तो ए की वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, और सी की वैल्यू वहाँ से हम जो है ई का वैल्यू यूज करके निकाल चुके हैं इस सरफेस के लिए, तो साइन सी और कॉस सी भी निकल चुका है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, हमें आई मिनिमम निकलेगा और उसके बाद डेल्टा मैक्सिमम निकलेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, इसको जो है जल्दी सा फटाफट बनाते हैं, देखते हैं क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या है, साइन आई मिनिमम है ना, तो इसीलिए साइन ऑफ आई मिनिमम इज इक्वल टू √7/3 इंटू साइन ए, तो साइन 60 इंटू कॉस सी, कॉस सी कितना है √4/7 माइनस कॉस ए, तो कॉस 60 क्योंकि 60 डिग्री दिया हुआ है, इंटू साइन सी, साइन सी कितना है तो √3/7। क्लियर है। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखोगे, साइन 60 इंटू √7 कैंसिल, 2/√3 आ गया ना, देखो तो सॉरी ये रूट है पूरा ना, तो ये √7 से √7 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा √4 का कितना 2 ना, तो 2/√3 आ जाएगा, और माइनस कॉस 60 इंटू फिर से यहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 से √7 कैंसिल, और √3 से √3 भी कैंसिल, तो 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 इंटू 2/√3, और माइनस कॉस 60 कितना होता है, तो कॉस 60 होता है 1/2 हो गया, है ना बाबू। तो देखो तो क्या बचेगा बाबू मेरा बताओ, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 1/2, तो कितना आ गया ये 1/2 आ गया। तो अगर ये 1/2 हो गया तो साइन ऑफ आई मिनिमम इज इक्वल टू 1/2, तो आई मिनिमम की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। क्यों, क्योंकि साइन 31/2 होता है ना, तो आई मिनिमम हो गया 30 डिग्री, तो इसीलिए डेल्टा मैक्स की वैल्यू बताओ, तो आई प्लस सर ई और माइनस क्या बताया था, ए बताए थे ना, तो आई हमारा कितना डिग्री है 30 डिग्री, प्लस ई कितना होता है मैक्सिमम के लिए 90 होता है, तो 90 और माइनस ए कितना है 60, तो 9 + 30 कितना 120, 120 - 60 कितना 60 डिग्री,
तो डेल्टा मैक्सिमम कितना आ गया बच्चे, 60 डिग्री जो है हमारा मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन देखने वाले हैं, ताकि यहां से रे यानी दूसरे सरफेस से रे बाहर ही ना जाए। और उसके बाद डिस्पर्शन, यानी कि व्हाइट लाइट 7 अलग अलग कलर में क्या होगा, डिस्पर्स होगा। तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो, थैंक यू।